हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम, एसोसिएट प्रोफेसर, बनवारी लाल जिंदल कॉलेज तोशाम। आज का ये हमारा टॉपिक बीए 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, कल हमने अधिकारों की विशेषताओं पर बात की थी। आज हम अधिकारों के वर्गीकरण की चर्चा करेंगे कि जो अधिकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अधिकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के माने गए हैं। फर्स्ट है प्राकृतिक अधिकार, सेकंड है नैतिक अधिकार और थर्ड है वैधानिक अधिकार। पहले हम इसमें जानेंगे कि प्राकृतिक अधिकार का क्या अर्थ है। आप लोग 3rd सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक अधिकार इंग्लैंड के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक मिस्टर जॉन लॉक ने दिए थे। उनका ये कहना था, उनका ये विचार था कि राज्य के अस्तित्व से पहले लोग प्राकृतिक अवस्था में रहते थे और प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून भी प्रचलित था और लोगों को प्रकृति की ओर से कुछ अधिकार भी प्राप्त थे। 3 प्रकार के अधिकार बताए थे उन्होंने: जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस प्रकार से जब जॉन लॉक ने ये कहा है कि अधिकार व्यक्ति को तब भी प्राप्त थे जब राज्य नहीं था, समाज नहीं था, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि राज्य अधिकारों को देने वाला नहीं है, बल्कि ये अधिकार व्यक्ति को प्रकृति की ओर से प्राप्त हुए हैं। तो जब राज्य ने इन अधिकारों को दिया नहीं है तो राज्य इन्हें समाप्त भी नहीं कर सकता। लेकिन जो आधुनिक विचारक हैं उनका ये कहना है कि अधिकार व्यक्ति को राज्य की ओर से ही मिलते हैं और राज्य के अस्तित्व में आने से पहले अधिकारों की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसी कारण से लॉक के इस सिद्धांत को जो आधुनिक विचारक हैं वो स्वीकार नहीं करते। लेकिन कुछ एक अन्य विचारक हैं, उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों के अलग अर्थ दिए हैं और वो इसे स्वीकार भी करते हैं। जैसे एक विचारक हुए हैं ग्राहम वालस, वो ये कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकार मनोविज्ञान के वास्तविक और अवश्यंभावी सत्य हैं। और इसी तरह से लास्की एक विचारक हुए हैं, उनका कहना है कि मानवीय व्यक्तित्व के महत्व के लिए यह स्वाभाविक है। और एक अन्य विचारक हुए हैं टी.एच. ग्रीन, वो ये कहते हैं कि आज प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत केवल एक ही रूप में माना जा सकता है और वह यह है कि इन अधिकारों को प्राकृतिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि समाज की वर्तमान स्थिति में यह व्यक्ति की शिष्टता या नैतिक उन्नति और उसके पूर्ण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। तो इस प्रकार से जो प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है उसका क्या अर्थ हुआ कि यह अधिकार मानवीय विकास के लिए आवश्यक होने के कारण प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक राज्य में प्राप्त होते हैं। ये आवश्यक अधिकार हैं और मानव जाति के विकास के लिए प्रारंभिक शर्तें हैं, माने इनके बिना मानव जाति का विकास नहीं हो सकता। सेकंड इसमें आ जाता है नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकारों से हमारा तात्पर्य उन अधिकारों से है जो मनुष्य की नैतिक भावना पर आधारित है। हालांकि इन अधिकारों के पीछे कोई सत्ता नहीं होती, इसलिए इनका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। माने इन अधिकारों के पीछे कोई कानून की शक्ति नहीं होती, इसलिए यदि हम इन अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, माने कोई व्यक्ति इन नैतिक अधिकारों को छीन लेता है, तो कोई भी न्यायालय उसे दोषी नहीं ठहरा सकता। इन अधिकारों का मानना या ना मानना व्यक्ति की इच्छा पर आधारित है। जैसे कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, गरीबों पर दया करनी चाहिए, छोटों से स्नेह करना चाहिए, सारे क्या हैं? नैतिक अधिकार हैं। परंतु इनके मानने से या ना मानने से किसी कानून का उल्लंघन नहीं होता और ना ही कानून द्वारा दंड दिया जा सकता है। नैतिक अधिकारों को राज्य की मान्यता प्राप्त नहीं होती, हालांकि राज्य की शक्ति इन्हें सुरक्षित नहीं करती। इन अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति नहीं है, परंतु फिर भी लोकमत के कारण जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, नैतिक परंपराएं हैं, उनका सभी समर्थन करते हैं। सभी जो हैं डरते हैं कि अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो समाज में निंदा होगी और सामाजिक निंदा से डरते हुए नैतिक अधिकारों का उल्लंघन करने का साहस नहीं करते। और इसी तरह से ही जो नैतिक अधिकार हैं, जब हम इन पर चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि विश्व के सभी राज्यों में
नैतिक मूल्य एक जैसे नहीं होते। हर देश, हर समाज, हर काल में अलग अलग नैतिक नियम रहे हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ जो कुछ नैतिक है, हो सकता है उसे हमारे देश में या अन्य देशों में अनैतिक माना जाता हो। इसी तरह से हमारे देश में जो नैतिक है, हो सकता है वो अन्य देशों में अनैतिक माना जाता हो। और इसके साथ ही साथ एक राज्य में रहने वाली जो अलग अलग जातियां हैं या अलग अलग समुदाय हैं, संप्रदाय हैं, उनका भी नैतिक स्तर एक जैसा नहीं होता। इसी कारण से संपूर्ण विश्व में नैतिक अधिकारों का समान रूप से मिलना असंभव है। हर जगह ये अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। हर राज्य में नैतिक अधिकार वहाँ के नैतिक मूल्य, सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकार वे अधिकार हैं जिन्हें कानून की स्वीकृति प्राप्त हो, यानी वे अधिकार जिनकी प्राप्ति के लिए कानून की शरण ली जा सकती हो, या हम कह सकते हैं कि वे अधिकार जो देश के संविधान द्वारा या देश के कानून द्वारा हमें प्राप्त हैं, और यदि वे अधिकार छीन लिए जाएं तो उनकी प्राप्ति के लिए भी हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। जैसे हमारे देश में भाषण देने की स्वतंत्रता है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो यदि किसी व्यक्ति को इस अधिकार से वंचित कर लिया जाए, किसी व्यक्ति का यह अधिकार छीन जाए, तो वह व्यक्ति दोषियों के विरुद्ध न्यायालय में जा सकता है, कानून की शरण ले सकता है, और न्यायालय भी उसके अधिकारों की पूरी रक्षा करेगा। और वैधानिक अधिकारों का वर्णन लगभग सभी देशों के संवैधानिक कानून या अन्य साधारण कानूनों में किया जाता है। तो इस प्रकार से जो वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, उन्हें राज्य की मान्यता प्राप्त होती है। और यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करता है या छीनता है तो उसे देश के कानून के अनुसार ही दंड भी दिया जा सकता है। तो ये जो वैधानिक अधिकार हैं, इन्हें फिर हम आगे 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है इसमें नागरिक या सामाजिक अधिकार, सेकंड है राजनीतिक अधिकार, और थर्ड है आर्थिक अधिकार। तो इसमें पहले हम चर्चा करेंगे नागरिक या सामाजिक अधिकार किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या शामिल है। तो नागरिक या सामाजिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के सर्वोन्मुखी विकास के लिए अनिवार्य हैं, और ये अधिकार देशवासियों को, नागरिकों को प्राप्त होते हैं। माने हर राज्य अपने नागरिकों को यह अधिकार प्रदान करता है। समय समय पर इन अधिकारों का स्वरूप भी बदलता रहता है, और विश्व के सभी देशों में ये अधिकार भी एक जैसे नहीं हैं। जो मुख्य रूप से नागरिक अधिकार हैं जो लगभग सभी देशों में दिए गए हैं, वो इस प्रकार हैं। कुछ एक जो कॉमन है। फर्स्ट है इसमें जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार लगभग सभी देशों में नागरिकों को दिया गया है, क्योंकि जीवन का अधिकार सभी अधिकारों का मूल आधार है। कोई भी राज्य, चाहे तानाशाही हो, लोकतंत्रीय हो, राजतंत्रीय हो, अपने निवासियों को जीवन का अधिकार देता ही है। यदि व्यक्ति को राज्य की ओर से ऐसा अधिकार ना प्राप्त हो तो उससे क्या होगा? व्यक्ति हर पल आत्मरक्षा की चिंता में ही डूबा रहेगा। और यह अधिकार वास्तव में समाज का अधिकार है, क्योंकि राज्य की ओर से ऐसा अधिकार ना देने से समाज में अराजकता फैल जाएगी और मनुष्य एक दूसरे को नष्ट करने लगेंगे। और इसी कारण से जो प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक जॉन लॉक हुए हैं, उन्होंने इसे प्राकृतिक अधिकार बताया। इस अधिकार का अर्थ यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर आक्रमण करके उसके जीवन का अंत करता है या उसके जीवन को किसी प्रकार से हानि पहुंचाता है, तो ऐसे में कानून उस व्यक्ति को उचित दंड देगा। और बहुत से देशों में इस अपराध का जो दंड है वो मृत्यु दंड है। माने कोई भी व्यक्ति किसी का जीवन नहीं ले सकता। और साथ ही साथ ये जीवन का जो अधिकार है ये इतना अधिक प्रबल और महत्वपूर्ण है कि आत्मरक्षा का अधिकार भी सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। यदि कोई व्यक्ति आत्मरक्षा करते हुए कोई अपराध कर दे तो उसे उस अपराध का दंड नहीं मिलता। ये सिद्ध होना चाहिए कानून द्वारा।
सामाजिक पक्ष से भी जीवन का अधिकार इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि किसी भी देश में व्यक्ति को अपना जीवन समाप्त करने का अधिकार नहीं है। इसलिए विश्व के हर देश में आत्महत्या को अपराध माना गया है, क्योंकि वास्तव में आत्महत्या व्यक्ति का अपने प्रति ही नहीं बल्कि समाज के प्रति और जीवन देने वाले ईश्वर के प्रति भी अपराध है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार है और उसके जीवन की रक्षा की जिम्मेवारी राज्य पर है। तो राज्य का ये सबसे पहला कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा करें। तो स्टूडेंट्स, इससे आगे की जो डिटेल है उस पर हम कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।